बहुत अच्छा बता दिए हैं कि गोबर सूंघ के बता देगा भैंस का उम्र कितनी है। दरअसल मेरे क्षेत्र में तो लोग भैंस का बच्चा ही मुझे मानते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5-7 मिनट। अच्छा, फोटो आ रही है? बढ़िया आ रही हो तो खींच लीजिए। इसीलिए तो मैं ये कार्यक्रम आदरणीय अविनाश भैया ने दिन में करवा दिया है, मेरी ही वजह से। नहीं तो ये रात में होने वाला था। हाँ, सही सही। हाँ माखन जी, एक बात बताएं। हाँ, दिन दहाड़े कोई कार्यक्रम कराना आसान नहीं होता है। ये हो रहा है। हाँ, दिन ये दद्दू का डर था कि रात में ना हो पाएगा, इसलिए दिन दहाड़े ही होगा। कोई दिक्कत नहीं। इस मंच की अध्यक्षता हमारे दादा के अग्निहोत्री जी कर रहे हैं। इस मंच को अब यहाँ से वहाँ तक पहुँचना है। हमको दद्दू तक पहुँचना है और दद्दू को मोक्ष तक पहुँचना है। अब ये मंच 5-7 मिनट के लिए मस्ती के साथ सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। इस मंच में आदरणीय नर कंकाल हैं। नर उसमें मैं हूँ, कंकाल ये हैं। हाँ, आनंद लीजिएगा। मैं बड़ा सम्मानित आदमी हूँ। तो लगी रहा। हाँ, जब से मैं आया हूँ यहाँ सम्मान इस मंच में चल रहा है। वाह। जब से आया हूँ फूल से, माला से, साल से, श्रीफल से, अब राइफल बस से बचा है, उससे भी अगर आप लोग कर देते तो हम लोग इसी गंगा जी मोक्ष को चले जाते। हाँ, मैं सम्मानित आदमी हूँ भी। मैं दरअसल भैया बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ। मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। ये अलग बात है कि इतना कूट दिया गया है कि इस तरह हो गया। मेरे अंदर टैलेंट ऐसे। अच्छा, सम्मान इसलिए भी है कि मेरा सम्मान होता रहता है हर जगह। एक सज्जन, मेरा सम्मान देखिए दद्दू, कि एक सज्जन सुबह सुबह मेरे घर आए, दरवाजा खटखटाए, दरवाजा खोलते हुए मैंने पूछा फरमाइए। वो मेरे हाथ में चना दिए और बोले पहले खाइए। मैं चना खाते हुए ही पूछा कि सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं और ये बताइए चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले यही तो बता रहे हैं कि आज शनिवार है। मैंने कहा शनिवार हो, बुधवार हो, रविवार हो, पर आज चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले एक पंडित जी ने मुझसे कहा था कि शनिवार के दिन किसी काले कुत्ते को चना शनिवार के दिन किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए और काला कुत्ता मेरे हाथ से चना खाए। ये कुत्ते में कहाँ दम है। सर आप खा लीजिए। आप क्या? तालियां। वाह, बहुत बढ़िया माखन। वाह। और मेरा सम्मान देखिए रद्दू। मैं घर से आगे बढ़ा तो एक ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब, ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। पीछे उसमें एक खूबसूरत लड़की बैठी थी, मोनालिसा की तरह। अच्छा, चर्चित नाम है आजकल का। हाँ, खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसने कहा अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगी। और मेरा सम्मान देखिए, पीछे मेरी मैडम थी, वो दौड़ कर आई। उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब, दूसरे ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। मैडम ने पूछा रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे। ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए लूंगा। मैडम ने कहा अगर मेरे साथ ये मेरे प्राणनाथ भी चले तब कितना लोगे। ऑटो वाले ने कहा तब भी 100 ही रुपए लूंगा। मैडम ने तपाक से मेरी ओर देखा और कहा देखे जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी ये है कविता। वाह 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 वाह। और मेरा सम्मान देख, सम्मान कम नहीं हो रहा है। कहने का ढंग है साहब। वाह 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 वाह। मैं अपने शहर रीवा चौराहे से अपनी सखी के साथ गुजर रहा था। सखी। सखी तो ऐसे कह रहे हैं दद्दू जैसे ना रही हो। मैं अपने सखी के साथ गुजर रहा था तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया, देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। देखो देखो आलिया जैसी। आप चश्मा लगाए हैं सर, आपको सादर प्रणाम कर लेता हूं। हाँ, पिछले दिनों दद्दू ये मुझे मिले। मैंने कहा सर आप चश्मा लगाते हैं तो हमें उल्लू नजर आते हैं। ये बोले नहीं लगाता हूं बेटा तो तू गधा नजर आता है। तो उसने कहा कि जिसे तू कालिया कह रहा है ये व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिला है। तो उसने पूछा कैसे मिला है।
तो बताया कि सालों तक पूजा पाठ, सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने। ऐसे नहीं मिला दद्दू, वो सावन के 16 सोमवार व्रत रही है तब जाके मुझे पाई है बाबा। हाँ, पिछले दिनों फिर थी। मैंने कहा अब क्यों रहती हो? पहले बोली अच्छा माइक नहीं डिस्टर्ब करना भाई, मुझे देखकर आज तक कुकर सीटी नहीं मारा है, माइक से गड़बड़ी नहीं छेड़ना। उसने कहा मैं पहले भी रहा करती थी। मैंने पूछा पहले क्यों रहती थी? बोली पहले सुंदर वर मांगा करती थी। मैंने कहा अब तो पा गई हो, अब क्यों रहती हो? बोली अब इसलिए रहती हूँ कि भगवान मिले तो उनसे पूछूंगी कि क्या मांगा था और क्या दे दिया है। हाँ, एक बार ऐसे ना बजाइए, बजाइए तो जोरदार बजाइए। अच्छा है। हाँ। कि सालों तक पूजा पाठ, सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने, सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने, तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक न प्यार मेरा, फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं। मेरे लिए हीरो वाला हार लेके आए हैं। और मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला, शनिदेव स्वयं अवतार लेके आए। मेरी तरह दिख रहे, अगर यहाँ 1-2 पीस भी हों तो कल से अपने आप को शनिदेव ही समझें। नहीं, हंसने की बात नहीं है, तेल चढ़ जाएगा पर हल्दी नहीं लग पाएगी। नहीं, हल्दी लगने में ही बड़ा खतरा है दादा। मेरी तो लगी नहीं पा रही थी। मैं जहां से आया हूं बिंद से, बिंद यानी सफेद शेरों की धरती। वाह दादा, मुझसे मिले तो बोले यार सफेद शेरों की धरती में तुम जैसा भालू कहां से पैदा हो गया? अरे अच्छा है। तो मेरी तो लगी नहीं पा रही थी। तो मेरे पिताजी के कई बार निवेदन करने पर एक शादी वाले मेरे घर आए, मुझे देखने, देख कर जाने लगे, बोले कुछ नहीं। तो मेरे पिताजी खुद ही आगे बढ़े दादा और बोले कि आपने लड़का देख लिया? बोला कुछ नहीं। उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, हमने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। पिताजी ने कहा शादी ब्याह लड़के और लड़की के संबंध हैं, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर फिर मुझे लड़की देखने के लिए आई। आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही। अरे हम लड़की को देखते रहे, ना लड़की हमसे कुछ बोल रही थी, ना हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की ने हिम्मत करके बोली कि भाई साहब, कि भाई साहब लड़का आपा ही है, भाई साहब लड़का आपा ही है। मैंने कहा जी बहन जी हम ही हैं। उसने कहा जब हम आपसे विवाह कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर जो आपसे विवाह करना पड़े। बहुत अच्छा, वाह। पर किसी तरह से मेरा विवाह लगा, लगा कर लगा रह गया, हो नहीं पाया। अरे क्योंकि जैसे विवाह लगा उसके बाद कोरोना काल लगा और लॉकडाउन लग गया। सब होने वाली अपनी दुल्हन से दादा वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, मैं नहीं कर पाया। मैं अगर कर लेता और वो देख लेती, मामला वहीं समाप्त हो सकता था। तो मैंने उसे बताया कि कहाँ मिलो तो क्या हो सकता है कि फोन में ही की है बात, फोन में ही की है बात। दिन दिन रात रात 4G का लाभ एक दिन ना उठाया है। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम में प्याला पी के प्रेम गीत गाया है। बरमाला हाथ में थी, सखियां भी साथ में थी, सखियां भी साथ में थी, बरमाला हाथ में थी। दुल्हन ने देखते ही जोर से चिल्लाया है कि एक प्रश्न पूछती हूँ आप ही बताएं नाथ, मुखड़ा पति का किस सांचे से बनाया? अब उस पगली को क्या मालूम कि प्रभु जिस सांचे से ये मुखड़ा बना रहे थे मैं वो सांचा ही हूँ।
हाँ, मैं यही सांचा लेकर डॉक्टर साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा डॉक्टर साहब, इस सांचे में भी कुछ हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा क्या? बोले प्लास्टिक सर्जरी। मैंने कहा कितने में? बोले 5 लाख में। मैंने कहा उससे कम में? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा अगर प्लास्टिक मैं अपने घर से दे दूं तो? तब भी नहीं माने। मैंने कहा डॉक्टर साहब मत मानिए, मत करिए, पर आप इतना बताइए कि आपके ये क्लिनिक में, आपकी ये गाड़ी में ये प्लस का चिन्ह क्यों बना रहता है? बोले बेटा बताता तो किसी से नहीं हूं, पर तुझे बता रहा हूं और तू किसी से नहीं बताना। हालांकि जब से उन्होंने मुझे बता दिया है तब से मैं सबको बताए जा रहा हूं। बोले देखो बेटा, प्लस का मतलब ये है एक खड़ी डंडी एक लेटी डंडी। मतलब मेरे यहाँ मरीज ऐसे खड़ा खड़ा आता है, ऐसे लेटा लेटा। अब तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया है, वाह। हाँ, टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है, जिंदा दिली दिखाइए। आप मस्त लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेंशन दद्दू कहाँ गए आप? डायरेक्ट मोछ को चले गए क्या? हाँ, टेंशन आता कैसे है? कहाँ कौन सा टेंशन आ जाए कोई नहीं जानता। मैं मस्त मौला आदमी, टेंशन आता कैसे दद्दू? ना हो, मैं मस्त मौला आदमी एक दिन रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। मेरे लिए तो यही टेंशन की बात थी, पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन, बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है तो और टेंशन। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी बाप ही नहीं बन सकता। और टेंशन हो गई। फिर मुझे ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके? और टेंशन हो। इतने में नरकंकाल दादा का फोन आया। सुनो महाराज, बोले बेटा तुझे इतनी टेंशन है तो तू मेरे घर आ। मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था कि एक छोटे से बच्चे से पूछ लिया नरकंकाल जी का घर जानते हो? बोला हाँ यही बगल वाला जहां से मियाँ बीबी की लड़ने की आवाज आ रही है। मैंने कहा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो अंदर झगड़ा चल रहा था। टेंशन टेंशन समाप्त ही नहीं हो रही। पर आप लोग मत रहिए टेंशन में, आप लोग प्रयाग में हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रयाग के तो ऐसे भी कमाल कमाल के बच्चे होते हैं। मैं पिछले दिन यहाँ आया दादा, मैंने एक बच्चे, मैं विद्यालय गया तो वहाँ अधिकारी पहले से आए हुए थे। मैंने वहाँ अधिकारी एक बच्चे को खड़ा करके पूछ रहे थे बेटे बताओ कि शंकर भगवान का धनुष किसने तोड़ा? अब लड़का प्रयाग का था तो खड़ा होते ही बोला भगवान का समय ने तो नहीं तोड़ा, ये रामू तोड़ा होगा, ये टंटपाली करता है। मास्टर साहब ने, अधिकारी साहब ने मास्टर साहब को बुला लिया कि कैसे बच्चों को पढ़ाते हो, इनको तो यही नहीं मालूम कि शंकर भगवान का धनुष किसने तोड़ा। मास्टर भी, वो भी प्रयाग के, उन्होंने कहा देखिए सर ये मेरे पढ़ाए बच्चे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं पर धनुष नहीं तोड़ सकते। अधिकारी आगे बढ़ गए प्रिंसिपल साहब के पास कि कैसे मास्टर है और कैसे बच्चे, इनको तो यही नहीं मालूम कि शंकर भगवान का धनुष किसने तोड़ा। प्रिंसिपल भी, वो भी कमाल के, वो भी प्रयाग के, उन्होंने कहा देखिए सर फालतू की बात छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इतना बताइए कि दूसरा धनुष कितने में आएगा। कमाल कमाल के बच्चे हैं, कमाल कमाल के लोग हैं। एक दिन मास्टर साहब ने पूछ लिया बेटा ये बताओ तीसरी आंख और तांडव किसे कहते हैं? अब प्रयाग का बच्चा था, वो खड़ा होकर के बोला देखिए सर आज आप घर जाइए और गुरु माता जी को कहिए कि आज खाना बाहर खाया जाएगा। अब आप बाहर निकल जाइए और अपना फोन बंद कर लीजिए, 3 घंटे बाद वापस घर जाइए और फिर माता जी से पूछिए कि क्या खाना बनाई हो। फिर जो नेत्र खुलेगी उसे तीसरी नेत्र कहते हैं और जो घर पर होगा उसी को तांडव कहते हैं। कमाल के बच्चे। हमारे 5-7 लोगों के बीच में 2 हमारी बहनें हैं, बिल्कुल मतलब ये समझती हैं कि जो 8-10 लोग ये मिलके कर सकते हैं ये 2 कर सकते हैं। इसका अर्थ हाँ, बेटियों का बड़ा क्रेज है, सरकार भी हम लोगों को हल्के में ले रही है। हर जगह आप लिखा पाएंगे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, दीवार के पीछे तक नहीं लिख रहे कि एक बार बेटे बचाओ,
बेटे इसी नर्मदा नदी से गंगा नदी से बह के आए हैं, इनको कूड़े में फेंक दो, इनका कहीं सम्मान नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है ये मैं बताऊंगा वाह कि बेटियों का क्रेज यार, बेटियों का क्रेज यार एकाएक बढ़ गया है। बेटे तो एक साथ चूल्हे में जा रहे, बेटे तो माता पिता की नाक कान काटते हैं, बेटियों को घर की यार लक्ष्मी बता रहे। बेटी को पढ़ाओ यार, बेटी को बचाओ यार, नेताजी भी आज बेटी बेटी गुण गा रहे। मैं मानता हूँ बेटियाँ कि गोल्ड मेडल ला रही, पर बेटे भी यार गोल्ड फेंक लेके, बहुत बेटे भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बेटियों का सम्मान होना चाहिए पर बेटों का भी सम्मान होना चाहिए। पर आज का ये दौर किधर जा रहा है। मैं उन लोगों से, उन फिल्म दुनिया वालों से कहना चाहता हूं कि अगर एक साथ परिवार बैठकर हम कोई फिल्म न दे पाए तो ऐसी फिल्म मत बनाइए। सही बात, ऐसा बड़ा वाह। भारत बनाने की कोई वाह, जरूरत वाह, वाह, नहीं। वाह, वाह। तब कहना चाहता हूं अच्छी कि बात तुम भारत को भारत रहने दो, हाँ। तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी। तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी। तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो जी। वाह। शीला की ये भरी जवानी जान रहे हो तुम, ओए 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 हनी सिंह पहचान रहे हो तुम। ये 2-4 बाटल के चक्कर में बस वही 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 बहुत होता अच्छा। है। यही तमाशा देख के घर का हर बच्चा यूं खोता है। भारत को न चीन, न जापान, न ये फ्रांस करो तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ। न लुंगी डांस करो तुम, न लुंगी डांस करो तुम, न लुंगी डांस। सर मैं शादी से पहले कुंवारा था, तब मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। फिर हमारी शादी तय हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। मैं शादी मेरी तय हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। मैं सीतापुर से हूं सर, हमारी एंगेजमेंट हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन हमारा तिलक हो गया, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार खत्म ही नहीं हो रहा था। फाइनली हमारी एक दिन शादी हो गई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन हमारी श्रीमती जी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी हो गई। बहुत बढ़िया है, वाह यकीन मानिए श्रृंगार से विश्वास उठ गया। अब मैं हास्य रस की कविताएं लिखता हूं। अच्छा पहले मुझे लगता था सिर्फ मेरा ही विश्वास उठा हुआ है। यहां पर अमित भैया जैसे मुस्कुराए, उन्होंने तालियां बजाई, ठहाके लगाया, मैं पूरा कॉन्फिडेंस में इनका भी विश्वास उठा हुआ है। एक बार मैं अमित भैया के उठे हुए विश्वास को प्रणाम करता हूं। एक बार बजाइए जरा तालियां की लगे, कभी सम्मेलन शुरू हो गया। हाँ तो ये और क्या, अब लग रहा है कि कार्यक्रम हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि सर पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं, बिल्कुल दोनों एक जैसे होते हैं। पत्नी को भी चुनने का मौका मिलता है, सरकार को भी चुनने का मौका मिलता है। चुनने के बाद ना सरकार सुनती है। पत्नी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, हमें दिक्कत हो सकती है। आप लोग सर कभी कभी गलत जगह पे हंस देते हो। हर बार मल्लिका का मतलब मल्लिका शेरावत नहीं होता है, वाह कभी कभी मल्लिकार्जुन खड़गे होता है। खड़गे जी काफी अच्छे टाइप के व्यक्ति हैं, गाने बढ़िया है। हालांकि जो आप समझ रहे हो वैसे ही हैं। तो मजे की बात यह है, ठाकों की बात यह है कि 5 साल के बाद आप सरकार बदल सकते हैं। अच्छा है, अच्छा है। दूसरे में ये कोई ऑप्शन नहीं है। नंदू हिंदुस्तान के आदमी की किस्मत बहुत गड़बड़ है, न पत्नी बदल पा रहा है, न पिछले 15 साल से सरकार बदल पा रहा है। अच्छा है, वाह कुछ बदला ही नहीं जा रहा है। तब मैं कहना चाहता हूं, मैं काफी पढ़ा लिखा टाइप का व्यक्ति हूं। हमसे लोगों ने कहा कि पत्नी और साली के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करो, तो मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन सुना रहा हूं। मैंने कहा कि खिले हुए रोज सी लगती है, कैटरीना के पोस्ट सी लगती है, पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। बहुत बढ़िया, वाह। मैंने कहा पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। अच्छा दद्दू, हमारे एक मित्र है शुक्ला जी, अभी आप शुक्ला जी का जिक्र भी कर रहे थे। अगर यहाँ पे कोई शुक्ला बैठा है तो उसका इस बात से पूरा लेना देना है। हाँ, हमें नहीं कहेंगे कि नहीं लेना देना है। तो हमारे बिल्कुल ऐसे मस्ती के साथ सुनिए, देखिए ज्ञान की बातें दद्दू करेंगे, हमारा वो प्रबंधन ही नहीं है। तो ज्ञान व्यान की जब कविता सुनना हो तो दद्दू की तरफ देखना, खंजन जी की तरफ देखना, हाँ विकास भैया की तरफ देखना, हमारी तरफ बिल्कुल भी मत देखना। और देखना हो तो आप संगम जी की तरफ देखना। हाँ, तो हम कह रहे थे, हमारे एक मित्र है शुक्ला जी, उनकी नई शादी हुई। शुक्ला जी के चाचा बस्ती से लखनऊ आए, उनके स्वागत में सम्मान में सारी तैयारियां की गई।
अब शुक्ला जी के चाचा के लिए भोजन लगाया गया। भोजन करने के बाद शुक्ला जी के चाचा ने शुक्ला जी को बुलाया, कहा बेटा सब तो सही है। अब शुक्ला जी का जवाब अगर आपका जवाब हो तो इसे ठाकों में तब्दील करिएगा। शुक्ला जी के चाचा ने शुक्ला जी को बुलाया, कहा बेटा सब तो सही है लेकिन बहू ने दाल पतली बनाई है। अगर शुक्ला जी का जवाब आपका जवाब हो तो तालियों का शंखनाद करिएगा। शुक्ला जी ने कहा चाचा, जो स्त्री पुरुष की हालत पतली कर सकती है वाह 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 वाह। उसके लिए दाल कौन बड़ी बात है। अच्छा है। शुक्ला जी की दाल पतली थी, कालू खेड़ा की दाल में सिर्फ पानी पानी है। मैं आपकी पानी वाली दाल को प्रणाम करके धीरे धीरे अपनी यात्रा का गियर चेंज कर रहा हूँ। तो हमने आपको बताऊं कि आजकल एक बड़ी समस्या आई है दद्दू। हमने उस समस्या से हाथ से निकाला, अगर बात पहुंचे तो आनंद लीजिएगा। हमने उस समस्या से हाथ से निकाला। इस वीडियो को जब मैंने इंस्टाग्राम पे डाला तो काफी महिलाओं ने हमारा विरोध किया, उतना ही जितना राहुल गांधी का आजकल विरोध हो रहा है। तो मैंने लगाई वीडियो, तो मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने कहा कि पहने रूपानी हील बाज ना मिले। वाह। कि पत्नी कैसी होनी चाहिए। मैंने कहा कि पहने रूपानी हील बाज ना मिले, हो सीधी साधी डील बाज ना मिले, लूली मिले लंगड़ी मिले या मिले कानी, बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। ने कहा बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। रील की बड़ी समस्या है। घर वाली से कहो खाना बना दो तो रील बना देती है। हाँ, लेकिन जब जिस मंच पे दद्दू रामकिशोर तिवारी जी संचालन कर रहे हो, आप जैसे प्रबुद्ध लोग बैठे हो और एक पावन मंच हो, तब एक बात बड़ी मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। पत्नी परिहास का नहीं, पत्नी विश्वास का विषय है। तब मैं पत्नी के सम्मान में कविता पढ़ता हूँ। मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, डरपोक पति को निडर बनाती है पत्नी, आदमी कमा के बना सकता है मकान किंतु उसको संवार कर घर बनाती है बहुत पत्नी। बढ़िया, वाह वाह वाह। तो ये होता है, देखिए कि ये जो गाने लिखने वाले लोग हैं सर, तो जितने भी हास्य के कवि हैं, जैसे अखिलेश दद्दू बैठे हैं और विकास भैया हैं, नरकंकाल दादा हैं, जितने भी हास्य के कवि हैं सब प्रैक्टिकल बातें करते हैं। ये जो प्रेम के कवि हैं बिल्कुल भी प्रैक्टिकल बातें नहीं करते। ऐसा लिख देंगे कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, कहीं संभव है? हाँ? अब किसी ने गाना लिखा कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। अब बताइए अगर किसी की जुल्फे लहराने से बरसात होती तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता? वाह। किसी ने लिखा कि मैं उसकी जुल्फों की छांव में सो गया। अब बताइए अगर किसी की जुल्फे इतनी घनेरी हैं, इतनी उपयोगी हैं, तो संकीर्तन परिवार इतना होशियार परिवार है। अब बताइए अगर ये जुल्फों से काम हो सकता था तो ये पंडाल लगाने की क्या जरूरत थी? कह देते कि लहराओ जुल्फे, कवि सम्मेलन किसी की जुल्फों की छांव में होता। किसी ने वो गाना लिखा कि लड़की कमाल हो अखियों से गोली मारे। आप सब ने सुना होगा कि लड़की कमाल हो अखियों से गोली मारे। अब बताइए मोदी जी इतने होशियार प्रधानमंत्री हैं, अगर लड़की अखियों से गोली मार सकती है तो 36 रफाइल खरीदने की क्या जरूरत है? अच्छा है। पाकिस्तान चाइना के बेटा बॉर्डर पे ले जाके हम लड़कियां खड़ी कर देते, कह देते दागो गोली, दागो गोली। तो ऐसे गाने नहीं लिखने चाहिए, गाने प्रैक्टिकल लिखने चाहिए जैसे हम आपको सुनाते हैं। हमने कहा कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। उसकी जुल्फ, हाँ वही मजनू है आप। कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। उसकी जुल्फे जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुए हैं उन जुओं पे बात। बढ़िया है, वाह। जुल्फों में जुए हैं, जुल्फे अटा घटा थोड़ी हैं। प्रैक्टिकल लिखना चाहिए। अभी हमको लखनऊ से सीतापुर जाना था, हमने जैसे ही बस पकड़ी, बस वाले ने गाना बजा दिया, सफर आखिरी है मेरी जिंदगी का। अब बताइए कैसा लगेगा आपको? बस में बैठो कोई ये गाना बजा दे, हमने कहा ये गाना निकालो या हमें बस से उतार दो। बस वाला उत्तर प्रदेश परिवहन का था, हमको कान पकड़ के नीचे उतार दिया। हम उसको धन्यवाद देते हैं, वो हमको धक्का मार के भी नीचे उतार सकता था। तो प्रैक्टिकल लिखना चाहिए। आजकल वो शादियों में सर गाना बजता है गुपचुप गुपचुप, गुपचुप गुपचुप। वो सिर्फ गाने खाली गुपचुप है, बाकी उसमें सब खुला हुआ है। वो गाना ऐसे, अभी आजकल उसको महामंडलेश्वर भी बनाया गया, वहां से भी रिजाइन ले लिया गया क्योंकि वो गड़बड़ है। तो गाना है गुपचुप गुपचुप। गाना ऐसे है कि राणा जी हमको माफ करना, गलती मारे से हो गई। अब बताइए राणा जी हमारी तरीके से बेवकूफ है, क्यों तुमको राणा जी माफ करेंगे? जब पूरी दुनिया नीचे लेटी थी तुम ऊपर क्या करने गई? ऊपर करने क्या गई? जरूरत ही नहीं थी। वो तो उस जमाने में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, नहीं सबसे पहला तलाक राणे जी का होता है कि नहीं?
गाने प्रैक्टिकल लिखने चाहिए। हम जैसे आपको सुनाते हैं कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, हमारी प्रेमिका पैसा लेके गायब हो गई, तो हमने उसको कैसे निपटाया। हम आपको समस्याएं मॉडर्न आ रही हैं तो सलूशन उनके मॉडर्न होने चाहिए, हम आपको उपाय बताते हैं आप कैसे निपटा सकते हैं। कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, इश्क में तबाही का सेंटर बना दिया, और 10,000 लेकर फरार थी प्रेमिका, हमने भी उसको लोन में गारंटर बना दिया। अभी उसको HDFC बैंक वाले ढूंढ रहे हैं। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल गाना सुनाना चाहिए। आजकल एक गाना वो खूब बजता है कि हमरे बालम थानेदार चलावे जिप्सी। अब उस पे लड़कियां नाच रही हैं, भाभियां नाच रही हैं। हमने कहा हे भाभियों, ये नाचने का नहीं, ये जांच का विषय है। अगर तुम्हारे बालम थानेदार हैं तो वो जिप्सी नहीं चलाएंगे, अगर वो जिप्सी चला रहे हैं तो वो थानेदार नहीं है। तुम थाने जाके चेक करो, देखो तुम्हारे बालम क्या हैं, तुम्हारे बालम ड्राइवर हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल लिखना चाहिए। जैसे हम आपको सुनाते हैं कि मिस्री कहूं या सहज सा घुल रहा हूं मैं, बिल्कुल इससे प्रैक्टिकल आपने नहीं सुना होगा। कि मिस्री कहूं या सहज सा घुल रहा हूं मैं, इश्क में उसके 21 दिन कुल रहा हूं मैं, और एक शाम उसके साथ डिनर पे गया था, तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूं मैं। बहुत अच्छा। तो प्रैक्टिकल सुनाना चाहिए कि आंखों का मामला जरा सा वीक है, जवानी का लेटर बुढ़ापे में लीक है, और जींस टॉप वाली जब से आई है पड़ोसन, बाबूजी बोले बेटा मोतिया बिंद ठीक है। बहुत